शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे, महाराष्ट्र में अक्सरियत हमारे पास है। संदीप कुमार जी, ये बयान के बाद ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में हैं, आपको यकीन है कि लोगों ने आपको पसंद किया है, आपसे मोहब्बत की है, लेकिन हमने देखा कि इंतखाब से पहले बीजेपी ने ये तय कर दिया था कि उनकी तरफ से वजीर आला का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। वहीं शिवसेना ने भी ये कहा था कि सीएम कोई शिव सैनिक ही होगा। इन चीजों पर भी क्लैशेस होना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से आपको ये बात करते अभी नजर आए, रुझान हालांकि अभी आ रहे हैं, नताइज क्लियर नहीं है, लेकिन क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से नतीजे आप बता रही हैं, जिस तरीके से आगे चल रही हैं शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन, उसमें एक बात ये क्लियर होके निकल के आ रही है कि कांग्रेस को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से कांग्रेस ने काम नहीं किया है। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें एनसीपी, शरद पवार की जो पार्टी है, उसमें पूरे महाराष्ट्र में अगर आप कैंपेन देखेंगे तो महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्रों में शरद पवार ने डेली एक रैली की है। और उसी के मुखातिब अगर आप देखें कि बीजेपी और शिवसेना में तो उद्धव ठाकरे जो इसका मुद्दा महाराष्ट्र में हो सकता है, लेकिन उन्होंने अयोध्या जाकर हिंदू का जो वोटर कैंपेन था, हिंदुओं को जो एकत्रित करने का जो मामला था, उसके लिए वो 2 बार 3 बार अयोध्या जाकर वहां पर ये मैसेज देना चाह रहे थे महाराष्ट्र में कि हिंदू का जो वोट है वो उनके साथ जुड़ा रहेगा। उसका रिजल्ट भी आपको इसमें दिख रहा है। बीजेपी थोड़ी सी पीछे चल रही है इस पूरे कैंपेन में, आप देखिए। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो जो अशोक चौहान खुद पीछे चल रहे हैं इस समय इलेक्शन इस चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को काम करना चाहिए था, जिस तरीके से शरद पवार ने काम किया, वो सारी चीजें इस चुनाव में ये तय कर रही हैं कि आने वाला गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का, चाहे वो कंपल्सन हो, जी, लेकिन ये कंपल्सन हुआ क्यों? या देवेंद्र फडणवीस हो सकता है फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आप देवेंद्र फडणवीस की जो व्यापकता है वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में कम होती दिखाई दे रही है। यानी संदीप चौधरी जी, इत्तेहाद होने के बावजूद कांग्रेस एनसीपी के दरमियान कांग्रेस ने सारी जिम्मेदारी एनसीपी पर डाल दी कि आप संभालिए महाराष्ट्र का इंतखाब। जी मैम, देखिए मुमताज जी, मैं आपको बताऊं, पहले से भी ये चीज़ निकल के सामने आ रही थी, मीडिया के माध्यम से भी जो भी चीज़ें थी कि बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी और अच्छे से बना लेगी। लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरीके के नतीजे हम देख रहे हैं, अगर कांग्रेस ने कोई भी एक ऐसा काम किया होता, लोगों की समस्याओं को लेकर रोड पे उतरे होते, कोई प्रदर्शन किया होता, वहाँ पे भी वही चीज़ है, संगठन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है। और सबसे बड़ी जो कांग्रेस की मैं प्रॉब्लम देखता हूं महाराष्ट्र के अंदर, खासकर इनके अपने बड़े नेता इनके खिलाफ बोलते हैं अक्सर। आपने संजय निरुपम को सुना होगा या दूसरे कई नेता हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपसी सामंजस्य और एक अपना जो स्टेटमेंट देने का तरीका होता है ना, वो हमेशा पार्टी के पक्ष में, पार्टी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी टाइम कुछ भी, सोनिया गांधी को लेके कुछ बोल सकते हो, राहुल गांधी को लेके कुछ भी बोल देते हो। इन चीजों का गलत असर पड़ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी पड़ता है, पार्टी के बड़ी नेता मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो आपको बहुत ही संगठित होकर तरीके से काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, आपने पिछले 5 साल में आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने एक ऐसा प्रदर्शन, एक ऐसा धरना किया हो जो सत्ता परिवर्तन के लिए करना पड़ता है। वहां पे क्या किसानों की समस्याएं नहीं थी, लेकिन कांग्रेस उसमें फेल रही। वहां पे रोजगार की भी समस्याएं थी, उसमें भी फेल रही। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे वहां पे, कभी किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने की कांग्रेस को वो हल नहीं करना था क्योंकि हुकूमत में नहीं थी, लेकिन वो उठाने जरूर थे ऑपोजिशन होने के नाते। इस बीच हरियाणा के रुझान हम बता दें अपने नाजरीन को एक बार फिर से, बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है, 31 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मुकाबला नेक टू नेक ही नजर आ रहा है। अदर्स पर 20 सीटें हैं, तो 39 पर बीजेपी, 31 पर कांग्रेस, और अदर्स जो हैं, जो दीगर सीटें हैं, वो 20 हैं अभी जिन पर बढ़त बनाए हुए हैं। और अब महाराष्ट्र के रुझान बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस 163 सीटों पर आगे है, कांग्रेस प्लस 92 सीटों पर आगे है। मार्जिन काफी है अभी तो, अदर्स 33 पर है। तो तमाम रुझान आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। परमिंदर जी, ये जो अदर्स महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, क्या इनका कोई रोल नजर आएगा महाराष्ट्र में?
देखिए, अभी तक तो जो रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी की सरकार अपने आप ही बनती है। लेकिन बीजेपी एक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट पार्टी है। वो हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलती है जी। और जो पॉलिटिक्स जो है, वो पॉलिटिकल आदमी अपना बेनिफिट, अपना पॉलिटिकल गेन देखता है। आजकल की राजनीति तो इस प्रकार की है कि जहां पे उसका फायदा होता है वो उस जगह चला जाता है। इस करके बीजेपी ये मान के चलती है कि आज नहीं तो कल ये आदमी हमारे काम आएगा। इस करके उनका सबका एक इंटरेस्ट देखते हुए, इंटरेस्ट को पूरा करते हुए सबको साथ लेके चलना एक उनकी रणनीति है। और राजनीतिक तौर पे भी वो इस में बहुत माहिर है। जहां तक अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लैक ऑफ लीडरशिप की कमी है। देखिए, अब बीजेपी के अंदर इतने कदवार नेता हैं और अमित शाह जी का कद ऐसा है कि बीजेपी का व्यक्ति अपने बंद कमरे में भी उनके बारे में बात नहीं कर सकता। उनके नाम की इतनी जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो उस तरह की लीडरशिप ना होने की वजह से जो नीचे के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मॉरल डाउन होता है और पार्टी को नुकसान होता है। बीजेपी की मैं इतनी बड़ी जीत नहीं मानता जितनी विपक्ष जो बिखरा हुआ है उस वजह से उसको और मजबूती मिलती है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश की तरक्की के लिए जितना सत्ता पक्ष का रोल है, उससे ज्यादा रोल विपक्ष का है और मीडिया का है। अगर विपक्ष हमारा स्ट्रांग होगा तो जो सत्ता में पार्टी है उसको हमेशा एक डर बना रहेगा कि अगर मैं कोई गलत स्टेप लेता हूं तो मेरी जो गद्दी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। और देखिए इतने बड़े बड़े फैसले हुए, अब तो ये डिक्टेटरशिप वाली बात आ जाती है कि कोई भी फैसला पार्टी करती है तो विपक्ष तो सोया हुआ है जी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर विपक्ष को अपने आप को समेटना पड़ेगा और अपना एक रोड मैप देना पड़ेगा, एक परिवारवाद से हटकर एक बाहर के व्यक्ति को एक बार कमान देके देखें और वो पीछे से राजनीति करें, उसमें भी उनकी वाहवाही होगी और पार्टी को एक मजबूती मिलेगी जी। संदीप कुमार साहब, हरियाणा का इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में बीजेपी के कई दिग्गज हैं जो वजीर भी हैं। अभी रामविलास शर्मा हैं, ओपी धनखड़ हैं, सुभाष बराला हैं जो बीजेपी के रियासती सदर भी हैं। तमाम लोग अभी पीछे नजर आ रहे हैं रुझानों में और पहले से इस तरह के असेसमेंट थे कि इन लोगों से, इनके हलकों में लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। तो क्या वजह है कि बीजेपी पूरे मुल्क में जिन चीजों को कैश करने में कामयाब रही है, वो चाहे कौमी मुद्दे हो, नेशनल मुद्दे हो या फिर रियासत के मकामी मुद्दे हो, तो इन तीनों चारों नेताओं पर वो कैसे नहीं लागू हो पाए? उसके पीछे एक कारण जो सबसे बड़ा है कि वो आपने जो कहा था और आप जो कर रहे हैं उसमें बड़ा अंतर दिखा है, हरियाणा में खास तौर पे। और जिस तरीके से ये चार नाम आपने लिए, इन चारों लोग अभी भी पीछे चल रहे हैं, ये ट्रेल कर रहे हैं, तो ये कारण है वहां की जनता का आत्मविश्वास जो है वो इस सरकार पर नहीं टिका है। ये जो विषय परिवर्तन हो रहा है कि क्यों भाजपा वहां पीछे चल रही है और कांग्रेस की बढ़त थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, अभी बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, परिणाम का इंतजार करना होगा। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहां जो जनता से आपने विश्वास लिया था, उस विश्वास पर आप खरे नहीं उतरे हैं। खट्टर को ये मानना पड़ेगा, खट्टर साहब को, कि वो विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और उस कमजोरी के पीछे जो परिवर्तन दिख रहा है वो दुष्यंत चौटाला की तरफ जा रहा है और जो छोटी और पार्टियां हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ भूमिका अपनी अदा की है। तो दुष्यंत चौटाला एक बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है और कांग्रेस को बेनिफिट्स ऑफ डाउट कहा जाए या जो बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये जो और विपक्ष के नेता थे अगर एकजुट होकर कांग्रेस के साथ रहे होते तो शायद हरियाणा का परिणाम कांग्रेस के लिए और बेहतर हो सकता था। लेकिन उन कांग्रेसियों ने वो काम नहीं किया जो हुड्डा को 6 महीने पहले कमान देने की बात आप कह रही थी, वो मिलना चाहिए था। और जो कुलदीप बिश्नोई थे या अन्य लोग जो थे, अगर उनको एक साथ एकजुट करके कांग्रेस को संपूर्ण हरियाणा में ये परिवर्तन करना चाहिए था कि नहीं, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस का बिखराव जो है वो उस पार्टी के लिए यहाँ पे घातक साबित हो रहा है। क्योंकि आखिरी वक्त में जब साबिक रियासती सदर अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया, संदीप चौधरी साहब टिकट बंटवारे पर भी वो काफी नाराज थे, उनके कहने से टिकट भी नहीं बांटे गए और उन्होंने आला कमान में इसकी गुहार भी लगाई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद भी एक नेगेटिव, एक मनफी मैसेज जरूर गया लोगों के बीच में कि कांग्रेस अपने बड़े लीडरान को समेट कर संभाल कर नहीं रख पाई। हालांकि हुड्डा के नाम पर एतमाद दिखाती जरूर नजर आई कांग्रेस।
जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इससे पहले जो आपने एक सवाल किया कि जो वजीर है, जो मंत्री हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने की, और इस पे मैं बताना चाहता हूँ आपको मुमताज जी। सबसे बड़ा रीजन आप ये देखिए, 46 सीटें थी, और जो मंत्री हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो जो वित्त मंत्री हैं, रामविलास शर्मा जो शिक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, जो आपके सहकारिता मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, कृष्ण पाल जो वहाँ के रोडवेज मिनिस्टर हैं, जो आपकी कविता जैन जी हैं वो भी मिनिस्टर हैं, वो सभी लोग पीछे चल रहे हैं। इस बात से आप एक चीज को अच्छे से समझिए कि 2014 में जब आपकी सरकार आई, हरियाणा की जनता ने आपका कोई काम नहीं देखा था, आपसे कोई शिकायत नहीं थी। केवल और केवल मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि जनता के काम होंगे, हरियाणा तरक्की करेगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा, तो आज वो चीजें, इसका मतलब लोगों को नजर नहीं आई हैं और इन लोगों से शिकायत है, तभी मंत्री पीछे चल रहे हैं और हार की कगार पे हैं। सबसे पहली चीज तो ये नोटिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि मोदी से या मोदी सरकार से हरियाणा की जनता बिल्कुल नाराज नहीं है, इस चीज को भी मैं मानता हूं, क्योंकि अभी मई में इलेक्शन हुए, आपने देखा 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता ने मोदी जी की झोली में डाल दी। इसका मतलब जनता को पता है राष्ट्रवाद की बात कब करनी है, पाकिस्तान पे स्ट्राइक के लिए हमें सपोर्ट मोदी जी को करना है या खट्टर को करना है, आपको राफेल लाने के लिए सपोर्ट हमें मोदी जी को करना है या खट्टर साहब को करना है। खट्टर साहब से लोगों को उम्मीद थी कि हमें रोजगार की बात होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी, सड़कें बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, शिक्षा की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, जबकि अभी आपने देखा होगा जो हमारे विधानसभा चुनाव हो रहे उसमें भी राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जा रहा है क्षेत्रीय दलों द्वारा या वहां की सरकार द्वारा या वहां के नेताओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे नाराजगी है। लोग चाहते हैं पढ़े लिखा समाज है, कब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, कब लोकसभा की बात हो, कब प्रदेश की मैं बात इसी हो। सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आना चाहती हूँ। यहाँ पर राष्ट्रवाद पर पाकिस्तान की मुखालफत में 2019 के लोकसभा इंतखाबात में आपने लोगों के दिल जीत लिए, तो बीजेपी ने ये कैसे उम्मीद लगाई कि अब मकामी मुद्दों को छोड़कर इस तरह के इन मुद्दों को लेकर असेंबली में भी वो अपनी पैठ बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले लोगों ने बिना सोचे समझे तमाम तरह से यकीन जताया था 2014 में भी। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। संभावनाएं अच्छी हैं और पार्टी ने बहुत मेहनत कर संगठन ने पूरी ताकत। परमिंदर जी, हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को सचिन पायलट क्या कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये बदलाव की जरूरत नहीं थी इस बार? सुन लेते हैं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। अच्छा है और मुझे लगता है कि जब तक मतगणना खत्म होगी तब तक जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। धारीवाल साहब मुझसे आए थे मिलने के लिए और उन्होंने जो उनके विभाग ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में मुझे जानकारी दी और उनको मैंने अपना पक्ष जो पहले मैंने पब्लिक के लिए भी बोला था उनको मैंने बताया है कि ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो राजीव गांधी जी ने 73वें 74वें संविधान में संशोधन कर 3 टियर गवर्नेंस और लोकल बॉडी को जो ताकत देने की बात की थी उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अहम था। तो पब्लिक की भागीदारी से जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, जवाबदेही तय होती है और एक अकाउंटेबिलिटी भी स्टैब्लिश होती है। अब अगर बिना चुनाव लड़े कोई पार्षद का नहीं बन सकता और मेयर वो बन जाता है तो जो मूल भावना है संविधान में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की और एक गणतंत्र को मजबूत करने की, उस दिशा में कदम दिखता नहीं है। और मैं मानता हूं कि सीधा चुनाव हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि पार्टी का निर्णय हुआ था, कैबिनेट में चर्चा हुई थी कि हम वापस इंडायरेक्ट चुनाव कराएंगे, लेकिन ये जो मंत्रालय के माध्यम से संशोधन कर बिना लड़े हुए व्यक्ति को मेयर का चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए उसके मैं खिलाफ था। मैं शुरू से कहा इस पर अब मंत्रालय को निर्णय करना है, लेकिन मैंने अपना स्पष्ट मत उनको बताया था और पब्लिक पे भी मैं चाहता हूं कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी रहे। लोग अपना वोट देकर अगर नियुक्त करते हैं किसी को तो उसकी एक मॉरल अथॉरिटी बनती है। तो इन सब बातों पर उन्होंने अपनी बात मुझे रखी। धारीवाल साहब कल आए थे मुझसे मिलने के लिए, अच्छी सार्थक चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि वो कदम जो सही नहीं हो उसको पर पुनर्विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। नेगेटिव इमेज बनती जाती है नहीं, मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया उसके बारे में अब सबकी राय आ चुकी है और इसमें कोई किसी व्यक्ति या किसी मंत्रालय या किसी नेता की बात नहीं है, इस सिद्धांत की बात है। और किसी पूरे देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार की प्रणाली को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हम दूसरे लोगों को मौका क्यों दें कि वो कांग्रेस पार्टी और सरकार को आलोचना करने का मौका उनको मिले। कार्यकर्ताओं के हित की बात आपने हरदम। तो सचिन पायलट को आपने सुना, राजस्थान के डिप्टी सीएम, उन्होंने तमाम बातें अपनी रखी। परमिंदर जी, हरियाणा पर वापस आना चाहेंगे हम
क्या ये जरूरी है कि हर बार बीजेपी के मकामी लीडर भी कौमी या नेशनल मुद्दों को ही लोगों के बीच ले जाकर वोट मांगे? अभी तो लोगों ने आपको जिताकर भेजा, 10 की 10 लोकसभा की सीटें दी हैं आपको इन तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रवाद पर। तो क्यों नहीं वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कयादत में भरोसा इतना पैदा किया लोगों में कि आज उन्हें इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता, उन्हें दिल्ली तलब नहीं किया जाता आज आला कमान की तरफ से? और दूसरी चीज, क्या बीजेपी भी अंदर जो चीटिंग हुई एक दूसरे के खिलाफ, भीतरघात जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या बीजेपी के बड़े नेता भी उसका शिकार हुए हरियाणा में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राष्ट्रवाद है वो कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं होता। देखिए, पर्सनैलिटी कल्ट के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता। अगर इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है तो ये हमारा पिछड़ापन दर्शाता है। पहली बात, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी की स्थिति काफ़ी डावाडोल थी, मैं आपको बता दूं। और अमित शाह जी के और इन सब के आप चेहरे देखते तो उनके अंदर बड़ा असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन उस समय क्योंकि एक नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से लोग काफ़ी नाराज थे। लेकिन उसी समय पुलवामा अटैक हो गया। पुलवामा अटैक जो हुआ वो जो इनके लिए जड़ी बूटी का काम करा उसने, बीजेपी के लिए। और एक राष्ट्रवाद देखिए किसी की धरोहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की या किसी की धरोहर नहीं है। राष्ट्रवाद सारे जो व्यक्ति यहाँ का सिटीजन है वो उसके अंदर एक राष्ट्रवाद अपने देश के लिए, संसार के किसी भी देश में रहता है, उसका अपने देश के लिए एक प्यार होता है और एक भावना होती है। जब देश के ऊपर संकट के बादल छाते हैं या कोई हमला होता है तो लोगों के अंदर ये भावना और ज्यादा उत्पन्न होती है और उसको लोगों ने प्रकट करा और उस भावना को बीजेपी ने एनकैश करा। अरे कांग्रेस पार्टी भी करती ना। देखिए, बीजेपी एक बड़ी इंटेलिजेंट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े दिग्गज जो जिनको पूरे संसार में जाना जाता है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, उनको भी उन्होंने हाईजैक करके अपने पास ले आए। वो अपने जो आइडियल थे, जिनके नाम पर एक वोट बैंक है, वो उनको भी संभाल नहीं पाए। ये उनकी लैक ऑफ जो है, एक तो उनके जो सलाहकार हैं वो इतने काबिल नहीं है। देखिए, आप एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं ना, उसके लिए आप एक स्पेशलाइज्ड ब्रेन्स हायर करते हैं, उन सब की सलाह के साथ एक काम को करा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो दायरा है वो एक परिवारवाद के अंदर बना हुआ है और वहां पे एक इंटरनल जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के जो अंदर के लोग हैं वही जो है, उन्होंने ही राहुल गांधी को कामयाब नहीं होने दिया। और एक राजनीतिक तौर पे वो ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी हामी नहीं बरते कि दूसरा कोई लीडर उभर कर आए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो इतनी बड़ी पार्टी है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। वो विपक्ष में आए तो हमें ताकत मिलेगी। जहां तक आपने बीजेपी की इंटरनल बात का जिक्र करा था, देखिए एक पॉलिटिकल राइवलरी तो हर जगह होती है। ये पॉलिटिकल राइवलरी आप किसी कंपनी में भी आपस में होती है, जहां पे 2 लोग 4 लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे तो बहुत सारे, मान लीजिए एक विधानसभा सीट है, उसके दावेदार 20-25 खड़े हो जाएंगे, तो इंटरनल राइवलरी रहती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी एक डिसिप्लिन है। मैंने जैसे कहा कि जो पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी हैं या मोदी जी हैं, उनका इतना जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन है कि किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो उससे बाहर जा पाए। देखिए, जैसे कॉर्पोरेशन के चुनाव थे दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने जितने भी थे उन सब की सीटें काट दी। मुझे नहीं लगता कि कोई इक्का दुक्का आदमी भी दूसरी पार्टी में गया। जी, लेकिन पार्टी में बेशक नहीं गए। और ये बात मैंने इसलिए कही, संदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। राव इंद्रजीत जो मरकज में भी वजीर रहे अभी बीजेपी सरकार में, वो अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे थे रेवाड़ी से। बीजेपी ने इनकार किया कि कुनबा परवरी को बढ़ावा नहीं देना, और अगर ऐसा करना है तो या तो राव इंद्रजीत खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दें। लेकिन फिर अंदर की खबरें हैं, जराये के हवाले से खबर यह है कि राव इंद्रजीत ने फिर बात ये रखी कि राव नरबीर जो बीजेपी के ही नेता हैं अब और अभी वजीर भी रहे हरियाणा सरकार में, कि उनको फिर टिकट ना दिया जाए बादशाहपुर असेंबली से, इस शर्त पर वो मानेंगे कि उनकी बेटी को टिकट ना दिया जाए। और राव नरबीर बड़े कद के नेता हैं, उनको बीजेपी ने टिकट इस बार नहीं दिया। दोनों ही को एक दूसरे का मुतबादिल माना जाता है स्टेट में, कि जो साउथ हरियाणा की सियासत है उसमें राव इंद्रजीत का तोड़ राव नरबीर हो सकते हैं। ये अंदरूनी खबरें हैं। तो क्या अंदर ही अंदर ये नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ा होगा? एक एजम्पशन है। यकीनी तौर पे ये बात आप सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अंदर भीतरघात की जो बात आपने कही वो स्पष्ट रूप से हरियाणा में दिखती
दिखाई पड़ रही है। और ये रणवीर जिसकी बात आप कह रही हैं वो हो या कोई अन्य नेता हो, अगर कांग्रेस या बीजेपी में जो सबसे बड़ा अंतर था कि कांग्रेस ने अपने आप को उस तरीके से स्टैंड किया जिस तरीके से हरियाणा की पॉलिटिक्स चल रही थी, और बीजेपी ने अपने आप को राष्ट्रवाद, ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इन पे अपने आप को फोकस किया, और जो वहाँ के मुद्दे थे जो रोजगार बेरोजगारों को चाहिए था, आपने देखा कि हरियाणा के आसपास गुड़गांव में कितनी कंपनियां बंद हो रही हैं, इस मुद्दे पे सरकार ने कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया। इसकी वजह से जो साउथ हो या नॉर्थ हो या ईस्ट या वेस्ट, इस सारी जगहों पे आपने देखा कि कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है और बीजेपी या उसके अलायंसेस को घाटा होता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दुष्यंत चौटाला जो किंग मेकर की स्थिति में अब फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये आभास करा देंगे कि अगला जो चुनाव होगा उसके सबसे बड़े लीडर वो बनकर सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक। फिलहाल ये मेरा कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है, बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो आपसी जो इनके क्लैशेस हैं पार्टी के लीडरान के बीच ही, उसका फायदा बीजेपी ने भरपूर यहाँ पर उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप चौधरी साहब कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में भी तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखा है, ऐसे बीजेपी के बड़े लीडरान का कहना है। ये तमाम चीजें जराए के हवाले से हम बता रहे हैं, और जो इल्जामात कांग्रेस पर हैं कि कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को समेट कर नहीं रखा, वो हरियाणा में बीजेपी पर भी लागू होते हैं। और खुद वजीर आला मनोहर लाल खट्टर भी तमाम बड़े नेताओं को, मौजूदा एमएलए को संभाल कर नहीं रख पाए, अपने फेवर में नहीं रख पाए, उसका भी नुकसान उन्हें हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बीजेपी की बात आती है टिकटों की, तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि दिल्ली में सभी के टिकट काट दिए गए थे, कहीं ना कहीं उसी चीज़ से प्रेरित होकर हरियाणा में भी बीजेपी ने काम किया और ऐसे लोगों के टिकट काट दिए जो पार्टी को नहीं काटने चाहिए थे। वो केवल अपनी सीट को ही प्रभावित नहीं करते, वो दूसरी सीटों को भी प्रभावित करते हैं। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह से मैं शुरू करता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह एक इतना बड़ा नाम है, वो केवल अपनी लोकसभा या विधानसभा तक सीमित नहीं है। हरियाणा के अंदर जो भी यादव कम्युनिटी, जो भी राव लोग हैं, वो उन्हें अपना नेता मानते हैं, अपना सरदार मानते हैं। उनकी तरफ उठने वाली कोई भी उंगली को वो महसूस करते हैं, लोगों के स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड करते हैं कि गलत बोल दिया राव साहब के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी को टिकट ना देके, उनको नाराज करके इस चीज का पार्टी ने घर बैठे एक समस्या मोल ले ली। उसके बाद राव नरबीर, उनके जो दूसरा अल्टरनेट है वो राव नरबीर है। राव नरबीर का टिकट उन दोनों की आपसी झगड़े में जिस तरीके से आपने बताया टिकट काट दिया गया। तो हुआ क्या, दोनों से जो एक यादव कम्युनिटी थी, दोनों से पार्टी ने घर बैठे समस्या मोल ले ली और एक नए लड़के को टिकट दे दिया। उससे और ज्यादा समस्या ये क्रिएट हो गई कि कांग्रेस ने राव नरबीर की सीट पे राव नरबीर के भाई को टिकट दे दिया। तो इस तरीके से समस्या क्रिएट होती गई। रेवाड़ी में आप जाएंगे तो वहां पे जो कापड़ीवास थे, उनका टिकट काट दिया पार्टी ने। वो एक मजबूत दावेदार थे, मुझे लग रहा है वो निर्दलीय वहां से जीत रहे हैं बहुत मजबूती से। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ऐसे 4-5 डिसीजन लिए। फरीदाबाद के अंदर विपुल गोयल जो एक मजबूत चेहरा थे, मंत्री थे सरकार में, उनका टिकट घर बैठे काट दिया केवल कृष्णपाल गुर्जर को खुश करने के लिए। जी जी, और ये तो दो बड़े जोखिम ले लिए बीजेपी ने हरियाणा के हवाले से। राव नरबीर का टिकट काटकर, विपुल गोयल का टिकट काटकर, क्योंकि एक तरह से सेफ सीट्स थी ये बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुमताज जी, इससे भी ज्यादा आप एक चीज पे ध्यान देना, जो सीटें इनेलो और कांग्रेस के पास थी लास्ट टाइम, सीटें वही हैं अभी भी उनके पास, थोड़ा प्लस माइनस हुआ है, क्योंकि इनेलो का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इसकी सीटें बढ़ गई हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी सीटें काटने के साथ जो बीजेपी अभी सीटें जीत रही है, जो 46 सीटें बीजेपी के पास थी 46, उनमें से ज्यादातर लोग चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जनता ने उनका काम देखा, जनता नाराज है। और जिन सीटों पे वो नहीं थी, चाहे वो दादरी की सीट ले लीजिए, बबीता फोगाट की, चाहे दूसरी, जहां नहीं थे, जहां नाराजगी नहीं थी उनसे, वहां पे अच्छा काम कर रही है बीजेपी, वहां पे सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। तो हरियाणा के और महाराष्ट्र के रुझान, यहाँ के तमाम हम आपको अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। परमिंदर जी, हरियाणा का ही क्योंकि जिक्र यहाँ पर चल रहा है, तो जिस चीज से कांग्रेस पार्टी परेशान रही, हालांकि आखिरी लम्हात में आकर कांग्रेस ने उसको संभालने की भरपूर कोशिश की है, उन्हीं तमाम चीजों से बीजेपी को भी इस बार नुकसान हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने ये माना भी है
कि मैनेजमेंट की कमी रही है हरियाणा में हमसे, इसलिए हमें इतना बड़ा नुकसान आज उठाना पड़ रहा है, वरना सोचना नहीं पड़ता कि किसके साथ सरकार बनाए, क्या करें। क्लियर मैंडेट के लिए पूरा यकीन था बीजेपी को। देखिए, मैं जो मेरा एक पर्सनल विचार ये है, एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जो हाई कमांड में जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि भी एक मोदी लहर है और जो भी वोट है हमें मिलेगी, और जो प्रदेश की जो राजनीति है उसको प्रदेश के ऊपर ही छोड़ देना जाते तो शायद बेहतर रिजल्ट होते। जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि बड़े कदवार नेताओं की टिकटें काट दी, दिल्ली की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में प्रदेश और प्रदेश की राजनीति में बहुत अंतर है। जो जितने भी आप चाहे हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वहां पे एक जैसे एक गांव है तो आधा गांव एक पार्टी को देगा, आधा गांव उनकी बिल्कुल फिक्स होती है वोटिंग। उनका एक मत होता है, एक भाईचारा ऐसा है, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान ऐसा है कि एक व्यक्ति ने कह दिया कि इसको वोट जानी है तो वो पूरी की पूरी वोट जाएगी। तो इस वजह से फायदा भी कई बार बहुत बड़ा हो जाता है और नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाता है। और जैसे टिकटें काटने से जो नाराजगी है वो नाराजगी का बहुत ज्यादा नुकसान है। वो हमें नजर आ रहा है कि जो टिकटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ और जो कद्दावर नेताओं की टिकटें काट दी गई, उससे भी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वहां के लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जो पूरे देश के अंदर ये बड़ी सच्चाई है, जो यहाँ के किसानों की जो हालात है वो बहुत खराब है और उसके बारे में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन कुछ किया नहीं जाता। और आप देखिए कितने किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति को अपग्रेड करने के लिए, उनको जो आपदाएं आती हैं उनसे सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। और जो कर्ज माफी की बातें हैं उसके अंदर भी जो बिल्कुल नीचे दर्जे का किसान है, जो बहुत छोटा किसान है, उसको वो बेनिफिट्स मिल नहीं पाते क्योंकि जिसके पास 1-1.5 बीघा जमीन है वो अपनी जमीन के अलावा बाकी बड़े जमींदारों के पास दिहाड़ी भी करता है। बिल्कुल सूरत हाल परमिंदर जी अब पूरी तरह से बदल गई है। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया है, अमित शाह ने अपने प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं, उन्होंने मायूसी में शायद उन्हें तलब किया है। अभी रुझान किस तरफ जाते हैं ये कहना मुश्किल, लेकिन ये तो सच है कि अभी ट्रायंगुलर सरकार बनेगी, क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिल रहा है हरियाणा में। वहीं सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है, सोनिया एक्टिव हो गई हैं, दोनों ही मुलाकात में जमीन और आसमान का फर्क है। उधर महाराष्ट्र में भी संदीप कुमार जी जो मौजूदा 6 वजीर हैं वो पीछे चल रहे हैं, मुश्किल पैदा होती दिख रही है देवेंद्र फडणवीस के लिए भी। हाँ, मुश्किल अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फडणवीस जी के कार्यकाल को अगर देखा जाए और शिवसेना का गठबंधन जो पिछली बार नहीं था इस बार उनके साथ हुआ है, तो वो गठबंधन ज़्यादा हावी होता दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके पीछे कारण जो था वो चाहे वो आदित्य ठाकरे की अपनी खुद की रणनीति रही, उद्धव ठाकरे ने जो रणनीति बनाई थी उसका इम्पैक्ट ज़मीनी हकीकत पर दिख रहा है। और महाराष्ट्र में जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो आम जनता की जो डिमांड्स थी, जो महाराष्ट्र में जो लोगों की कमान थी वो कहीं ना कहीं इनसे खिंचती हुई दिख रही थी। और अगर उसी की तरफ आप एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन देखेंगे तो उसमें ये दिखेगा कि कांग्रेस ने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से एनसीपी ने अपने आप को रिवाइव करने की हकीकत ज़मीनी हकीकत पे काम करके दिखाया है। और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो किसानों की समस्याएं थी या बेरोजगारी भी वहाँ पे एक बड़ा समस्या बन रही थी, उन सारी समस्याओं पे आप देखेंगे कि फडणवीस ने उतना फोकस नहीं किया जितना शिवसेना और एनसीपी ने। जी, मैंने यही कहा कि रुझान जो है वो उसमें अक्सरियत पार कर चुका है बीजेपी एनसीपी रुझानों में अभी तक। लेकिन ये जो इत्तेहाद बीजेपी और शिवसेना का है, इसका फायदा संदीप चौधरी साहब शिवसेना ज्यादा उठाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इसका घाटा उठा रही है। यहाँ पर मैंने यही कहा कि झटका जो है देवेंद्र फडणवीस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो तमाम चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी के बीच जो सूरत हाल है, जो आंकड़े कह रहे हैं, रुझान कह रहे हैं, क्या उसके बाद शर्त बदलेगी कि वजीर आला कौन होगा।